अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ एडवोकेट तमन्ना शरीफ मिर्ज़ा। आज मैं जिस हवाले से इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ वो है स्टैम्प पेपर के हवाले से। स्टैम्प पेपर जिसे उर्दू में कहा जाता है स्टाम्प पेपर। ये जो स्टैम्प पेपर है इसकी कितनी इकसाम है, इसकी काइंड्स कितनी हैं, और स्टैम्प पेपर जो है इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था, और जुडिशल स्टैम्प पेपर क्या है, नॉन जुडिशल स्टैम्प पेपर क्या है, और उसके अलावा अगर आप स्टैम्प पेपर के ऊपर कुछ लिखते हैं, एग्रीमेंट करते हैं या कोर्ट में उसको जमा करवाते हैं तो कुछ स्टैम्प पेपर हैं उनको रजिस्टर भी करवाना होता है। अगर हम रजिस्टर नहीं करवाएंगे तो फिर क्या मसला बन सकता है, और अगर हम उसको रजिस्टर करवाएंगे तो फिर हमें क्या फ़ायदा हो सकता है, तो ये आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो जब हम स्टैम्प पेपर की बात करते हैं तो जो स्टैम्प पेपर है इसका बेसिकली ओरिजिन जो हुआ था वो स्पेन से हुआ था। स्टैम्प पेपर के पीछे अगर बेसिक पर्पस देखा जाए कि इसको मुतारफ़ करवाने के पीछे मकसद क्या हो सकता है, तो इसके पीछे मकसद ये है कि सरकार ने, गवर्नमेंट ने रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कि कुछ ना कुछ सरकार को भी साथ साथ मिलता रहे। अगर कोई लोग ट्रांजैक्शन करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या कोई एग्रीमेंट उसके ऊपर लिखते हैं तो इसके थ्रू सरकार को भी कुछ ना कुछ मिलता रहे। तो ये रेवेन्यू जनरेट करने का एक सोर्स है। तो इसलिए स्टैम्प पेपर को मुतारफ़ करवाया गया कि जो लोग ट्रांजैक्शन करते हैं या एग्रीमेंट करते हैं या कुछ इस तरह का सिलसिला वो आपस में अगर दो पार्टीज़ करती हैं तो वो एक तो ये कि ऐसे पेपर पर करें कि जिसको एविडेंशियल वैल्यू भी हासिल हो, यानी कि जो उसके ऊपर स्टैम्प फिक्स होती है। जब आप स्टैम्प पेपर लेते हैं तो उसके ऊपर उसकी प्राइस भी लिखी हुई होती है, ये 50 रुपये का है या 100 रुपये का है या 500 का है। तो वो जो ऊपर लिखी हुई होती है उसकी मालियत, तो वो जितनी मालियत का आप लेते हैं वो मालियत तो जाती है सरकार के ख़जाने में, ठीक हो गया, वो रेवेन्यू जनरेट सरकार ने कर लिया। लेकिन जब उसके ऊपर आप लिखेंगे, कोई ट्रांजैक्शन, कोई एग्रीमेंट करेंगे तो उसको एविडेंशियल वैल्यू हासिल होगी क्योंकि आपने उसकी ड्यूटी पे की हुई है, आपने सरकार को उसकी ड्यूटी अदा की हुई है। तो अभी उसके ऊपर कोई भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो उसको फिर कहीं किसी भी फोरम पर आप जब पेश करेंगे तो उसको एविडेंशियल वैल्यू हासिल होगी। किसी आम ब्लैंक पेपर पर, वाइट पेपर पर आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, एग्रीमेंट लिख लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो आप खुद सोचें उसको एविडेंशियल वैल्यू कहाँ से हासिल होगी। आपने कोई स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं की, आपने उसको रजिस्टर नहीं करवाया, तो उसको फिर हमारा कानून भी नहीं मानेगा। तो इसलिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन इसका जो ओरिजिन है ये स्पेन से हुआ था और बाद में फिर डिफरेंट कंट्रीज़ ने, ब्रिटिश ने, यूएसए ने, फिर आहिस्ता आहिस्ता ऑल अराउंड द वर्ल्ड जो है ये स्टैम्प पेपर जो है मुतारफ़ कराया गया और अब हर जगह पे ये स्टैम्प पेपर ही यूज़ होता है। उर्दू में इसे लोग स्टाम्प पेपर कहते हैं, इंग्लिश में लोग इसको स्टैम्प पेपर कहते हैं। इसके ऊपर जो मोहर लगी हुई होती है ना कि ये 50 रुपये का या 100 रुपये का, इसकी वैल्यू है। जब आप कोई भी ट्रांजैक्शन या कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट करते हैं उसको वैल्यू हासिल हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि कोई भी आप ट्रांजैक्शन करने लगे या एग्रीमेंट बिटवीन टू पर्सन करने लगे तो आप उसको रिटन फॉर्म में लिखें स्टैम्प पेपर के ऊपर। अब स्टैम्प पेपर की इकसाम कितनी है, तो आजकल जो स्टैम्प पेपर यूज़ हो रहे हैं उनमें इनकी इकसाम है दो। नंबर 1 जुडिशल स्टैम्प पेपर, नंबर 2 नॉन जुडिशल स्टैम्प पेपर। अब जुडिशल स्टैम्प पेपर क्या है? जुडिशल स्टैम्प पेपर ये है कि जो आपने कोर्ट में जमा करवाना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई केस दायर करना है जिसमें कोर्ट फ़ी मांगी जाती है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने डेफामेशन का केस दायर करना है तो उसके लिए आपने कोर्ट फ़ी भी साथ लगानी होती है। तो कोर्ट फ़ी मैक्सिमम जो है, कोर्ट फ़ी का ये फार्मूला है कि 25,000 तक अगर अमाउंट है आपके दावे में तो उसके ऊपर कोर्ट फ़ी नहीं लगेगी। लेकिन 25,000 से ऊपर है तो फिर 7.5% के हिसाब से कोर्ट फ़ी लगेगी। 15,000 से ऊपर कोर्ट फ़ी नहीं लगती। मैक्सिमम जो है कोर्ट फ़ी वो 15,000 लगती है। तो अभी आपने कोर्ट फ़ी जमा करवानी है तो आप ये तो नहीं करेंगे कि 15,000 ये लीजिए जी कोर्ट फ़ी है, नहीं, इस तरह नहीं देनी। उसके लिए बाकायदा एक प्रोसीजर है।
उसके लिए फिर हम लेते हैं स्टैम्प पेपर, क्योंकि हमने बाय हैंड तो जाकर पैसे देने नहीं होते, तो इसलिए हम लेते हैं स्टैम्प पेपर। फिर उस स्टैम्प पेपर को लगाते हैं हम दावे के साथ और फिर अदालत में जमा करवाते हैं। ये तरीका है, ठीक है। तो आपने कोर्ट फ़ी भी अगर जमा करवानी है तो इसका ये तरीका है। तो ये जब दावे के साथ हम लगा के स्टैम्प पेपर जमा करवाते हैं, हम कहते हैं कि जी हमने कोर्ट फ़ी जमा करवा दी है, तो अब हमारा जो केस है इसको चलने दीजिए। उसके बाद बारी आती है नॉन जुडिशल स्टैम्प पेपर की। ये नॉन जुडिशल स्टैम्प पेपर क्या है? नॉन जुडिशल स्टैम्प पेपर ये है कि आप कोई भी प्रॉपर्टी आप ख़रीदते हैं, ठीक हो गया, या आप किसी को गिफ्ट कर रहे हैं, या आप कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं, दो पर्सन आपस में एग्रीमेंट करना चाह रहे हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, या आप किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी लिख कर दे रहे हैं, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी लिख कर दे रहे हैं, स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी लिख कर दे रहे हैं, तो ऐसी सूरत में आप जिस स्टैम्प पेपर के ऊपर लिखेंगे वो कहलाएगा नॉन जुडिशल स्टैम्प पेपर। वो इसलिए कि अभी फॉर एग्ज़ाम्पल दो बंदे आपस में कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक हो गया, तो वो उस स्टैम्प पेपर के ऊपर लिख लेंगे सबूत के तौर पर कि कल को कोई मुकर ना जाए। तो अगर मुकरेंगे तो वो स्टैम्प पेपर जो है वो फिर सामने लाया जाएगा कि जी ये एग्रीमेंट हुआ था, तो अभी दूसरा बंदा जो है वो मुकर रहा है। तो इसलिए वो स्टैम्प पेपर जो दो बंदे मिलकर आपस में एग्रीमेंट करेंगे, या आपने कोई प्रॉपर्टी ख़रीदनी है या आप किसी को गिफ्ट कर रहे हैं, तो उसके ऊपर आप तहरीर करेंगे एविडेंस के तौर पर, प्रूफ के तौर पर, तो उसे हम कहेंगे नॉन जुडिशल स्टैम्प पेपर। उसके अलावा हम अक्सर स्टैम्प पेपर के ऊपर लिख कर देते हैं जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी और स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी। तो ये जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी और स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी क्या है? मुख्तारनामा खास जो है उसे हम कहते हैं स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी, और मुख्तारनामा जो आम है उसे हम कहते हैं जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी। तो इनमें डिफरेंस ये है कि जो स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी है वो नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि किसी ख़ास मकसद के लिए, किसी ख़ास मकसद के लिए आप किसी को कह रहे हैं कि मुझे बिजली का कनेक्शन लगवा दो, या जो है तुम मेरा केस अदालत में चल रहा है तो उसको आगे तुम फर्दर कॉन्टेस्ट करो। तो किसी ख़ास पर्पज़ के लिए कोई एक पर्पज़ आपने उसको दे दिया, तो वो आप तहरीर करेंगे बाकायदा तौर पर, तो उसे हम कहते हैं स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी। अब दूसरा है जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी। मुख्तारनामा आम जो है उसमें आप जनरली, उसमें कोई एक पर्पज़ नहीं, आप उसको डिफरेंट वर्क्स अलॉट कर सकते हैं कि तुम मेरे बिहाफ पे प्रॉपर्टी को सेल करो, मेरी ये वाली जो प्रॉपर्टी है इसको रेंट पर दो, इसका किराया वसूल करो। इस तरह के ऐसा जनरल जो आप उसको इख्तियारात देते हैं उसको कहते हैं जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी। वो भी आप स्टैम्प पेपर के ऊपर, नॉन जुडिशल जो स्टैम्प पेपर है उसके ऊपर आप तहरीर करके देते हैं। अब बात करते हैं इसकी वैल्यू की। तो इसकी वैल्यू क्या है? देखें, अगर आप स्टैम्प पेपर के ऊपर तहरीर करके देंगे तो आपने स्टैम्प ड्यूटी पे की, तो सरकार कल को आपकी मदद करेगी, उसको वैल्यू हासिल हो जाएगी क्योंकि आपने स्टैम्प ड्यूटी पे की हुई है, आपने बाकायदा तौर पर स्टैम्प पेपर के ऊपर लिखा हुआ है और उस स्टैम्प पेपर की ड्यूटी आपने पे की हुई है। ठीक हो गया। अब अक्सर लोग पूछते हैं कि हमने स्टैम्प ड्यूटी तो पे कर दी, क्या उसको रजिस्टर्ड करवाना भी ज़रूरी है? यानी कि हमने स्टैम्प ड्यूटी तो पे कर दी, ठीक है, उसको एविडेंशियल वैल्यू हासिल होगी, तो रजिस्टर करवाना भी ज़रूरी है कि नहीं? तो इसमें यह है कि देखें, फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपना मकान किसी को किराए पर दिया, ठीक हो गया, आपने उसके ऊपर स्टैम्प पेपर के ऊपर सब कुछ लिखा, जो भी आप दोनों ने एक दूसरे को राइट्स देने हैं या आपने आपस में जो कुछ भी एग्रीमेंट किया वो आपने तहरीर किया, स्टैम्प ड्यूटी आपने पे कर दी। अब आप उसे रेंट कंट्रोलर के पास जाकर रजिस्टर करवाएंगे तो उसको एविडेंशियल वैल्यू मज़ीद हासिल होगी। अब उस एग्रीमेंट को लिख के आपने अपने पास तो नहीं रख लेना, आप उसको जाकर रेंट कंट्रोलर के पास रजिस्टर करवाएंगे। जब आप रेंट कंट्रोलर के पास रजिस्टर करवाएंगे तो आपका जो है वो सबूत रहेगा, उसके पास रजिस्टर्ड होगा। आप लोगों के पास गुम भी हो गए या आप लोगों के दरमियान बाद में कोई झगड़ा होता है तो वो जो है सबूत रेंट कंट्रोलर के पास वो तो वहाँ पर मौजूद है। उसके अलावा हमें स्टैम्प पेपर रजिस्टर्ड करवाने का क्या फ़ायदा हो सकता है? देखें, आप अगर कोई प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं, ठीक है, तो आप उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाते हैं। आप क्या करते हैं रजिस्ट्री करवाने से पहले? ठीक है, आप स्टैम्प पेपर वगैरह लेते हैं ना, जितनी उस प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू होती है, बाज़ारी कीमत जो होती है, उस हिसाब से आप स्टैम्प पेपर बैंक से परचेज़ करते हैं। ठीक हो गया। उसके ऊपर आप तहरीर करते हैं सब कुछ जो भी आपने एक बंदे से ख़रीदा, यानी कि
उसके चारों तरफ़ैन लिखते हैं, इतनी मालियत का था मैंने लिया, अब जो है इसके पीछे लवाहकीन का कोई लेन देन नहीं है। तो ये सब कुछ आप उसके ऊपर तहरीर करते हैं। अब देखें, आप उसको तहरीर करके फिर जाकर हम उसको बाकायदा तौर पर फिर जाकर रजिस्टर्ड करवाते हैं। स्टैम्प ड्यूटी तो हमने पे की हुई होती है, फिर उसके अलावा हम जाकर जब उसको रजिस्टर्ड करवाते हैं सरकारी खाते में हमारा रिकॉर्ड आ जाता है। अब इसका आपको फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि जिस डॉक्यूमेंट पे आपने वो सब कुछ लिखा, सपोज़ कर लें आपसे वो डॉक्यूमेंट गुम हो जाता है, तो फिर आपके पास क्या प्रूफ है कि आपने उस बंदे से ये प्रॉपर्टी ख़रीदी थी या ये मकान ख़रीदा था? कोई सबूत होगा आप लोगों के पास? नहीं। लेकिन अगर आपने उसको रजिस्टर्ड करवाया हुआ होगा, सरकारी खाते में जाकर टैक्स पे किया हुआ होगा, तो कल को अगर आपके पास से डॉक्यूमेंट गुम भी हो जाता है तो आप जाकर सरकारी खाते से उसका डुप्लिकेट निकलवा सकते हैं और सरकारी खाते में आपका रिकॉर्ड मौजूद होगा। कोई मुकर नहीं सकता, कोई जो कुछ मर्ज़ी कर ले, आपका रिकॉर्ड सरकारी खाते में मौजूद है। तो ये बेनिफिट होगा। उसके अलावा अभी तो ई स्टैम्प पेपर का आ गया है सिस्टम, वो इसलिए कि कुछ अर्सा पहले हाई कोर्ट और इसके गिरदोनवा में ऐसा हुआ था कि कुछ लोगों ने जेली स्टैम्प पेपर बनाना शुरू कर दिए थे। उन्होंने जेली स्टैम्प पेपर तैयार किए और सर्कुलेट कर दिए, फिर बाद में जाकर पता चला कि जी ये तो जेली स्टैम्प पेपर भी आधे इसमें मिक्स हो चुके हैं, तो ये क्या सिस्टम है? तो ये तो सारा सिस्टम गड़बड़ हो गया है। तो इसलिए अभी ई स्टैम्प पेपर का सिस्टम भी इंट्रोड्यूस करवाया गया है, मुतारफ़ करवाया गया है। अब आपने स्टैम्प पेपर लेना है तो आप ई स्टैम्पिंग की वेबसाइट पर जाएं, वहाँ पर जाकर आप स्पेसिफ़िकेशन दें, डिस्क्रिप्शन दें आपको किस पर्पज़ के लिए चाहिए, उसके अलावा कितनी मालियत का चाहिए, तो वो सारी स्पेसिफ़िकेशन आप दें, फिर चालान निकालें, जाकर बैंक में जमा करवाएं तो स्टैम्प पेपर ले लें। ये जो स्टैम्प पेपर है ये 15 दिन तक वैलिड होता है। उसके अलावा अगर कोई बंदा जेली स्टैम्प पेपर बनाता है तो उसके लिए हमारे कानून ने सज़ा भी रखी हुई है। ये नाकाबिले ज़मानत जुर्म है, तो इसकी सज़ा पीपीसी में बयान की गई है। अंडर सेक्शन 255 पीपीसी उस बंदे को 10 साल तक सज़ा हो सकती है और जुर्माना भी। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरे आज की इस वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा, और मज़ीद अगर आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो जब भी मैं नई वीडियो डालूँगी तो आपको फ़ौरी तौर पर पहुँचेगी। और ये वो मालूमात है जो कि हर एक बंदे को पता होनी चाहिए। ये तो जनरल सी इंफॉर्मेशन है जिसके बारे में हर एक शहरी को आई थिंक कि पता होना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ये लॉ रिलेटेड इंफॉर्मेशन है तो ये सिर्फ वकला को ही इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, या वो ही इस बात के पाबंद हैं कि वो लॉ के रिलेटेड इंफॉर्मेशन रखें, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो नहीं, ये जनरल इंफॉर्मेशन है। हर शहरी को चाहिए कि वो जो बेसिक जनरल इंफॉर्मेशन है वो तो कम से कम रखे। तो इसलिए मेरा वीडियो बनाने का मकसद भी ये है कि जिनको नहीं पता लॉ के बारे में इंफॉर्मेशन, तो मैं उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचा सकूं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।